Hello friends. So today we will start this new topic in building material and construction. Okay, so we will talk about the cement concrete. Okay, because cement concrete is very important part in building material construction. Because most of the part we see nowadays is only concrete. Concrete buildings are mostly there. Concrete is predominant material we use in building construction. Okay, so we will talk about the concrete history of concrete की जो रॉ मटेरियल्स हैं, सीमेंट है, एग्रीगेट है, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि कंक्रीट बनता कैसे है। तो कंक्रीट के जो रॉ इंग्रेडिएंट है कंक्रीट बनाने के लिए हमको चाहिए कि एक तो पेस्ट पोर्शन होता है, मतलब जो पेस्ट जो होता है वो, और एक होता है एग्रीगेट। जो पेस्ट होता है उसमें हमको सीमेंट, पहले बेसिकली सीमेंट होता था, बट ड्यू टू न्यू रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज अभी मॉडिफाइड कंक्रीट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बेसिक कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट कोई भी यूज़ नहीं करता, तो इसलिए हम सीमेंट के साथ आजकल एडमिक्सर यूज़ करते हैं, और वाटर तो यूज़ होगा ही, ठीक है। तो एडमिक्सर दो तरह के होते हैं, मिनरल एडमिक्सर, केमिकल एडमिक्सर। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, इनके क्या डिफरेंस है, कौन कौन से मिनरल एडमिक्सर है, ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या करते हैं कंक्रीट में मिलाने से, कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर कोर्स और फाइन एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट सिंथेटिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, रिसाइकल्ड हो सकता है। फाइन एग्रीगेट में रिवर सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में देखेंगे, एक एक टॉपिक जो आता जाएगा अपना उसके हिसाब से, ठीक है। अब कंक्रीट का इम्पोर्टेंस ये है कि पूरे वर्ल्ड में 5.5 बिलियन टन ऑफ कंक्रीट पर ईयर प्रोड्यूस होता है। और जिस कंपनी में मैं था, सपूर जी पलन जी, वो अराउंड 1 to 2% कंक्रीट, इसका पूरे वर्ल्ड का 1 to 2% कंक्रीट वो ईयरली वो डालते थे, मतलब प्रोडक्शन उनकी उनकी साइट्स पे होता था, ठीक है। बीच बीच में मैं बात करता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस की, और कंक्रीट से रिलेटेड जो भी मैंने साइट पे देखा है ना, उसके रिलेटेड बात करता रहूँगा, ठीक है। नाउ कंक्रीट ही क्यों यूज करना है, तो कंक्रीट इज एक्सीलेंट वाटर रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं कंक्रीट की बिल्डिंग, कंक्रीट का टैंक भी बना दो तो वाटर रेजिस्टेंस है, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये इजीली अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, सिर्फ बेसिक पॉइंट है, और ये एग्जाम में आएंगे भी नहीं कि कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही इकोनॉमिकली है। बाकी जो कोई और मटेरियल यूज़ करे, अगर लकड़ी का बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो उतना इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा जितना कंक्रीट का पड़ेगा। लेस एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल है और ड्यूरेबल है, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट का अगर हिस्ट्री देखें, तो कंक्रीट से सबसे पहले जो सीमेंट का हिस्ट्री देखते हैं, कंक्रीट का हिस्ट्री नहीं, हाइड्रोलिक सीमेंट सबसे पहले बनाया, उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट आया, ठीक है। लाइम आया पहले। लाइम हमको पता है, जैसे भी पुराने फोर्ट जो हैं मुगल टाइम के, उनमें सब में लाइम यूज़ किया। उसके बाद सीमेंट का आया, हाइड्रोलिक सीमेंट। अब हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट आया। तो जॉन स्मिटन कौन है? जॉन स्मिटन फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है, जॉन स्मिटन को। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज जॉन स्मिटन, 1756, ठीक है। उसने एक लाइट हाउस कंस्ट्रक्ट किया था, और उसमें उसने इसका सीमेंट का यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद आ, पोर्टलैंड सीमेंट जो है, उसका जो पेटेंट है वो जोसेफ एस्पेडिन के उस पे नाम पे है, ठीक है। और उससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। अब सीमेंट का कंपोजिशन देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है अपना सही से टॉपिक, ठीक है। सीमेंट का कंपोजिशन क्या है? सीमेंट जो है उसमें मिलान, जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कैल्केरियस मटेरियल होते हैं। कैल्केरियस मटेरियल क्या होते हैं? जिनमें कैल्शियम मिले, ठीक है। तो जो कैल्शियम कंटेंट करते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, इम्प्योरिटी के रूप में आयरन और एल्यूमिनियम हो सकता है, बट वो लाइम के उसमें प्रोडोमिनेटली लाइम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आर्गिलेशियस मटेरियल। तो आर्गिलेशियस मटेरियल क्या होता है कि आर्गिलेशियस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें क्लेई मटेरियल हो, ठीक है ना, जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, मटेरियल के टाइप हैं, जो एक सीमेंट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में हम जिप्सम भी ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? वो क्योंकि वो एक सेट रेगुलेटर है। सेट रेगुलेटर मतलब कि जब सीमेंट हम बनाते हैं, क्लिंकर जो उसके बन के आते हैं वो तुरंत सेट हो जाते हैं। अगर सीमेंट में हम जिप्सम नहीं डालें और ऐसे ही बगैर जिप्सम का सीमेंट लेके घर पे आ जाएं कि आर्गिल कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल, इनसे सीमेंट बनाया और सीधा सीधा प्रोडक्शन करके लिया है घर,
जैसे ही पानी डालेंगे तुरंत सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग, तो सेट, लेकिन वो तो उसका क्या काम करेंगे, फिर वो तो कुछ नहीं होगा। अगर हमने जैसे रॉड पे बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसको मिक्स करते ही सेट हो गया, तो हमको तो वो सीधा बिल्डिंग तक भी तो पहुंचाना था ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम एक रिटार्डर यूज करते हैं, जिप्सम, ठीक है। तो ये था रॉ मटेरियल, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बना के चलनी है कि अपने दिमाग में कि माइंड मैप बनाना है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो सीमेंट का रॉ मटेरियल देखा हमने, रॉ मटेरियल का दो पोर्शन में बांटा है, कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल, और तीसरा जो मटेरियल है वो जिप्सम, रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं। मेनली बनाने के लिए ये दो तरह के मटेरियल चाहिए। दो तरह के, ये कहाँ मिलेगा ये मटेरियल, कहीं भी पहाड़ से खोद के ले आएंगे। जहाँ पे कैल्शियम सबसे ज़्यादा होगा बोलेंगे कि यहाँ से कैलकेरियस मटेरियल ले आओ, जहाँ पे क्ले मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ से आर्गिलेशियस मटेरियल ले आएंगे। और आगे फिर उसको कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब सीमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीमेंट का ऑक्साइड कंपोजिशन क्या होता है, क्योंकि ये तो बेसिक समझा दिया कि कैलकेरियस मटेरियल होता है, आर्गिलेशियस मटेरियल होता है, बट जो उसका इंजीनियर की लैंग्वेज में हम जो उसको देखेंगे तो उसके कुछ ऑक्साइड्स होंगे जिनसे वो फॉर्म होगा। तो ये बेसिक ऑक्साइड कंपोजिशन है सीमेंट का, ठीक है। मतलब ये थोड़ी केमिस्ट्री है, समझना पड़ेगा बस इसको भी, क्योंकि आगे बहुत काम आएगी और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो ये मैंने एक सीधा चार्ट बनाया है, ये टेबल बनाया है, इस टेबल में से आराम से मतलब जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जो मेरे को जहाँ तक दिखा था कि क्वेश्चन, वो मैंने इसमें कर दिया है क्वेश्चंस के बेसिस पे। और जहाँ भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से पढ़ा फिर उसको इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइम है, ठीक है। तो लाइम क्या करता है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइम का क्या यूज है, सीमेंट में जो लाइम ऑक्साइड है उसका क्या यूज है। तो ये रट लेना है कि कंट्रोल द स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर इसको बाद में कि यार याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे तो याद रहेगा क्योंकि मैंने तो लिखा है सब। तो लेकिन जिसको लिखना है वो साथ के साथ इसमें लिख लेना, पीपीटी में बाद में ऐड कर लेना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे लाइम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि लाइम बढ़ाएंगे तो सीमेंट का पे क्या असर पड़ेगा, स्ट्रेंथ घटेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। साउंडनेस और सेटलिंग टाइम को भी ये चेंज करता है, ठीक है। जैसे जैसे लाइन बढ़ाएंगे साउंडनेस बढ़ेगी, सेटलिंग टाइम घटेगा, क्योंकि अर्ली सेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे लाइन बढ़ाते हैं तो अर्ली सेट होना शुरू हो जाता है। एवरेज जो लाइन होता है, लाइन का कंटेंट वो 63% होता है। अब बिल्कुल ये सही क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में, एवरेज याद रखना हमको, ठीक है। सिलिका का क्या इंपॉर्टेंस है, सिलिका स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है, ठीक है। सीमेंट में सिलिका स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है, बट एक्सेस सिलिका अगर होगी तो सेटलिंग को स्लो कर देंगी, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है पीछे, इसके पीछे का जो रीजन है इसके बिहाइंड, वो उसमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे वो समझ में आ जाएगा। बट एक चीज़ याद रखनी है कि सिलिका उसकी सेटलिंग टाइम को कम कर देगी, ठीक है। अपना कैसे भी कॉन्सेप्ट बना के याद रख लो कि सिलिका जैसे मिट्टी है, मिट्टी टाइप की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो वो कम पकड़ेगी, मतलब उसको सीमेंट में जैसे जैसे ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो वो स्लो सेटलिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है उसकी। एल्यूमिना, एल्यूमिना का फंक्शन क्या है, वो क्विक सेट करती है। क्विक सेट का मतलब वो एल्यूमिना अगर ज़्यादा है, तो एल्यूमिना ज़्यादा है तो वो सीमेंट जो है उसमें थोड़ा सा पानी डालते ही वो क्विक सेट हो जाएगी, मतलब तुरंत सेट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कई चीज़ों को चिपकाने के लिए कुछ जो आती है वो, उसमें एल्यूमिना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको जैसे ही पानी डालते हैं वो सेट हो जाती है, फिर उसको चिपकाने के काम में ले लेते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आयरन ऑक्साइड क्या करता है। वो बोल देंगे कि आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, नहीं, वो स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। क्विक सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नहीं है। तो इसके जो फंक्शन है वो भी ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो इम्पार्ट कलर, कलर देता है कि वो जो ग्रे कलर होगा सीमेंट का वो इसकी वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूजन को, जो डिफरेंट मटेरियल है जैसे ये लाइम है, एल्यूमिना है, ये सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका फ्यूजन फ्यूजन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2000 3000 पे जाके डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये वो होते हैं। लेकिन जब हम आयरन ऑक्साइड इसमें डाल देते हैं तो ये उसका रिड्यूस हो जाता है और ये 400 सेंटीग्रेड पे ही, डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है कि कलर भी इम्पार्ट करता है और साथ के साथ हार्डनेस भी इम्पार्ट करता है, बट ये एक तरह से इम्प्योरिटी है, हम इसको इसमें यूज नहीं करते, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको अवॉइड करें एक्सेसिव, क्योंकि एक्सेसिव अगर ये होगा ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सेस में हो गया तो ये क्रैक प्रोड्यूस कर देता है। ये याद रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रैक प्रोड्यूस कर देता है। सोडा, पोटेशियम, सल्फर, ये सब रेसिडुअल है। ये सोडा, पोटास, सल्फर ऑक्साइड, ये सब होगा तो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो दीवार पे जो बाहर सफ़ेद सफ़ेद लगा होता है ना, कई बार ब्रिक है उसके बार बार सफ़ेद सफ़ेद बुरा चूना सा लगा होता है, वो चूना होता है इफ्लोरेसेंस, ठीक है। वो होता कैसे है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो था ऑक्साइड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने पहला जो देखा था उसमें रॉ मटेरियल्स देखे थे, कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस। अब हमने जो ये ऑक्साइड कंपोनेंट देखा इसमें भी दिख रहा होगा, जिसमें जैसे लाइम है, कैलकेरियस मटेरियल से निकला होगा लाइम ऑक्साइड, ठीक है। ये एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, ये सब सिलिका है, ये सब आर्गिलेशियस मटेरियल से। तो ये सब धीरे धीरे इसका कम वो बनते जा रहे हैं, ऑक्साइड्स बने। अब ऑक्साइड से कंपाउंड बनेंगे, ये सीमेंट के कंपाउंड बने। ये हम क्लीन को जब आगे पढ़ेंगे ना, कि जैसे क्लीन में जो बनता है, सीमेंट क्लीन जो होता है उसमें जब बनता है तो उसमें कैसे ये कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें बनती है, तो कंपाउंड कहाँ पे बनते हैं, वो ऑक्साइड्स कहाँ पे बनते हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये भी इम्पोर्टेंट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, जिप्सम। अब इनका ये फॉर्मूला, जो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये ज़्यादा याद नहीं रखे, ये वैसे भी याद रहता है, CaO, SiO, तो ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो ये ऐसे याद रह जाएंगे, C3S, C2S। इनका 45 to 60% सीमेंट में ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। 15 to 30% डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, इसकी रेंज जो है, लेकिन ये उसके हिसाब से मतलब रेंज चेंज होती जाएगी किस टाइप का सीमेंट है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इनके भी फंक्शंस क्या क्या है, इस कंपाउंड का क्या फंक्शन है, इस कंपाउंड का क्या फंक्शन है, वो भी हमको देखना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। हीट ऑफ हाइड्रेशन एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। जो भी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, वो एक हीट रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब बेसिक इसका जो एग्जांपल देके देखें तो जो डिटर्जेंट होता है, जो कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं, उस डिटर्जेंट में अगर देखें तो उस डिटर्जेंट का जो, अगर हम उसको हाथ में लेंगे और उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हाथ को एकदम गर्मी फील होगी, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो वो जो गर्मी जो प्रोड्यूस होती है वो बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। वैसे ही कभी कंक्रीट को देखना, कंक्रीट का जैसे ही कंक्रीट मतलब छत डालते हैं या कोई कॉलम डालता है, उसके बाद जब कवर को हटाते हैं तब देखना उसमें से कितनी हीट निकलती है, तो वो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो मतलब जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रेशन शुरू होता है, और उसकी वजह से वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हीट हीट इवोल्यूशन इज फास्टर इफ रिएक्शन इज क्विकर। तो जितनी फास्ट हीट इवोल्यूशन होगी उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। मतलब ये लाइन को समझने की कोशिश करना, हीट इवोल्यूशन मतलब जितना जल्दी हीट निकल रहा है उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट है, क्विक है। रिएक्शन उतनी क्विक है मतलब वो उतनी जल्दी सेट होगा। मतलब कोई कंक्रीट से अगर हीट इवोल्यूशन फास्ट है तो वो जल्दी से उसकी अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ लेगा, क्विक सेट मतलब जल्दी से सेट होने लगेगा, ठीक है। हीट इवोल्व डिपेंड्स ऑन हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स एंड ऑल्सो ऑन द क्लिंकर मैटर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हीट इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो कंपाउंड है, C3S, C2S, इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी सीमेंट में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लिंकर की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि कितना फाइनली ग्राइंड है, और इन सब पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है, इसको अच्छे से एक बार समझ लेना है। इससे रिगार्डिंग अगर पीछे मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ डाउट हो, नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करना तब तब मैं मतलब मेरे को समझ में तो आएगा ना, कोई कमेंट करे तो समझ में आए ना कि यार ये किसी ने अच्छे से देखा है और ये समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जितना भी मतलब हो सकते थे ना, जितने भी
अच्छे अच्छे नोट्स थे, उन सब से जितना टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए बनाने के लिए, ठीक है। इस ये जो मैंने पीपीटी बनाई है इसमें इसमें को अगर सही से पढ़ के चले गए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। इसमें ईएससी के क्वेश्चन, छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आते हैं जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, ये सब सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ओके, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसको ये भी याद रखना, इलाइट बिलाइट सिलाइट वो बोलते हैं, ठीक है। इलाइट बिलाइट सिलाइट ये भी इसका नाम होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और इन सबका। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 40% होता है, ठीक है। नॉर्मली ये एवरेज डेटा लिखा है मैंने कि 40% होता है, ठीक है। उसके किसी भी सीमेंट, मतलब एक 40% होता है, मतलब एक सीमेंट का कट्टा है, मतलब एक ओपीसी सीमेंट की बात करें, ठीक है। ओपीसी सीमेंट मान लो, इस ओपीसी सीमेंट में 40%, अगर जो सीमेंट है उसका 40% उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा, ठीक है। अब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना, वो उसका जो सीमेंट होता है, तो क्लिंकर जो फॉर्म होते हैं, क्लिंकर क्या होता है वो, अभी थोड़ा सा याद रखना कि क्लिंकर मतलब जो सीमेंट है ना उसका ही जब जब मोटे मोटे पत्थर साइज में होता है ना क्लैंक, जब निकलता है सीमेंट तो उसको बोलते हैं क्लिंकर, फिर उसको ग्राइंड करते हैं तो वो सीमेंट बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह जिसमें ये कंपाउंड ज़्यादा होगा वो इजी टू ग्राइंड होता है, ठीक है। जिसमें ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो इजी टू ग्राइंड होता है, उसको आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। अगर इजी टू ग्राइंड है तो अब लिंक कनेक्ट करो इसके। इजी टू ग्राइंड है मतलब उसको बहुत मया पीस सकते हैं हम, मतलब उसको बहुत बारीक पीस सकते हैं, फाइन ग्राइंड कर सकते हैं, उसकी ग्राइंडिंग फाइन, ठीक है। अब फाइन ग्राइंडिंग हो गई तो उसके बाद क्या है कि एक चीज़ है कि फाइन ग्राइंडिंग जो होती है ना वो उसका हाइड्रेशन रैपिड होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है, एक तो यार इतने बड़े बड़े क्लिंकर है इसमें पानी मिलाओ, ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थर है इसमें पानी, मतलब इतने बड़े बड़े सीमेंट के वो है उसमें पानी मिलाओ, और एक छोटे छोटे इतने छोटे छोटे पार्टिकल है, और ऐसे ऐसे करके पार्टिकल है बहुत सारे, इसमें पानी मिलाओ, तो कौन सा जल्दी पेस्ट बनाना शुरू करेगा, ये बहुत धीरे धीरे पेस्ट बनाना शुरू करेगा और इसका हाइड्रेशन बहुत स्लो होगा। लेकिन फाइनली ग्राइंड है उनका जल्दी हो जाएगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जल्दी हो रहा है मतलब हीट इवोल्यूशन जो है वो हाई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है एक एक पार्टिकल को। सरफेस पहले तो ये इतना सरफेस एरिया इसका कम था, इसको अगर मैंने बहुत छोटे छोटे फाइन में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा ना। पहले तो सरफेस एरिया इतना ही था रिएक्शन करने के लिए, अभी छोटे छोटे टूट के इतना एक का ही इतने सारे पार्ट हो गए। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है, उसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अर्ली स्ट्रेंथ मतलब, तो इससे अगले अगला स्टेटमेंट आ गया कि रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए ये, ठीक है, ये DAYS लिख लेना, डेज है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाउइंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है वो रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग और थाउइंग उसका अच्छा होता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट नॉर्मली 32% होता है ओपीसी में, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्लो हार्डनिंग, इसका जो अगर सीमेंट किसी में डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा है तो वो वाली जो सीमेंट होगी वो उसका हार्डनिंग स्लो होगा, ठीक है, वो कंपेयर टू C3S। ओके, तो वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन एक साल में अगर देखे तो वो स्लो तो होती है, लेकिन वो एक साल में देखे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है, मतलब स्ट्रेंथ सेम होगी लॉन्ग टर्म में, किसके बराबर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वाला जो सीमेंट है उसके बराबर। बट अर्ली में अगर देखें इनिशियली 1 मंथ में, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा है और डाई कैल्शियम, मतलब दोनों का अगर मान लो इक्वल प्रोपोर्शन करें, किसी सीमेंट में 40% मैंने ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रखा है और दूसरा सीमेंट है उसमें 40% डाई कैल्शियम सिलिकेट रखा है, ठीक है। तो अगर दोनों सीमेंट को यूज करें अलग अलग जगह तो पता चलेगा कि 7 डेज का स्ट्रेंथ देखेंगे तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वाली जो कॉलम बनाए ना उसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, लेकिन एक साल बाद चेक करेंगे तो दोनों की सेम होगी, ठीक है। ये लाइन यही बोलना चाह रही है, ठीक है। इसके बाद ये रेस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है डाई कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रैपिड रिएक्ट एंड कॉज द फ्लैश सेट, मतलब ये अगर ज़्यादा है तो इससे रैपिड रिएक्शन होती है और पानी जैसे डालेंगे वो
सेट हो जाएगा कंक्रीट। तो फ्लैश सेट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो जो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे वो सारे क्वेश्चन है, वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो रट लेना है कि अल्टीमेट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, अर्ली के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। एक चीज़ है कि इनिशियल सेट, सेट के लिए कौन है, तो इनिशियल और अर्ली इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इनिशियल सेट मतलब विद इन 5 ओवर 6 ओवर ये सब। ठीक है, अर्ली मतलब 7 डेज की स्ट्रेंथ। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी, वीक सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। मतलब वीक सल्फेट रेजिस्टेंस होता है कि अगर मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा है किसी सीमेंट में, और उस सीमेंट को हम अगर यूज़ कर लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सल्फर है सॉइल में, ठीक है, तो वो रिएक्ट करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मतलब वो वीक कॉन्क्रीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसी जगह पे हम इसको अवॉइड करते हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वाला कंक्रीट वहाँ पे यूज नहीं करें। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, ये ग्रे कलर देता है ये वाला कंपाउंड, इसका सीमेंटिंग वैल्यू जो होता है वो वेरी पुअर। ठीक है, इसमें कोई सीमेंटिंग वैल्यू इसकी ज़्यादा नहीं होती। तो ये पूछ लेता है कि सीमेंट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट की सीमेंटिंग वैल्यू, तो ये वेरी पुअर। जिप्सम, जिप्सम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो हमने देखा था, ये कंपाउंड भी ये हमने उसमें भी देखा था, ऑक्साइड्स में भी जिप्सम होता है कि अवॉइड फ्लैश सेट। फ्लैश सेट मतलब फ्लैश सेट ऊपर से क्लियर हो गया ना कि सीमेंट है, जैसे ही उसमें पानी डाला, ठीक है, तो तुरंत जो सेट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्लैश सेट, मतलब विद इन 5 मिनट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर जिप्सम में मिला देंगे तो ये 30 मिनट तो इसका इनिशियल सेटलिंग टाइम हो जाएगा। 30 मिनट तो कहीं भी लेके जाओ और जाके आराम से डालो, फाइनल सेट हो जाएगा 10 ओवर। ठीक है, तो हमको जो काम करने के लिए, जो प्लेसमेंट के लिए हमको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सीमेंट का हाइड्रेशन कैसे होता है। तो सीमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स, हाइड्रेशन क्या है? एक रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर। हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि सीमेंट का वाटर से मिलाने से रिएक्शन। अकेली सीमेंट पड़ी है, उसका कोई हाइड्रेशन नहीं हो रहा, पानी मिलाया तुरंत हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। हाइड्रेशन शुरू होगा तो हीट निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है किस किस पे, कि ग्राइंडिंग कैसी है, कौन से कंपोनेंट, कंपाउंड की उसमें एक्सेस एक्सेस कौन से कंपाउंड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा है या डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा है। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में जब पानी मिलाते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जो है, ये जो प्रोडक्ट बना है ना इस केमिकल रिएक्शन में, तो ये ऐसे याद रखना है कि C3H में वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा। कई बार जूनियर इंजीनियर लेवल पे यही पूछ लेते हैं, CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये क्या है? ये वही चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड जो मटेरियल हम देखते हैं ना कंक्रीट डालने के बाद, जो स्ट्रॉन्ग जो बनता है, मतलब कि कोई सीमेंट में हमने मिलाया फिर उसको सूखने रख दिया तो जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं CSH। एक तरह से ये पत्थर ही है, सीमेंट का बना हुआ पत्थर। ठीक है, सीमेंट का गोला बना दिया, वो ये है। ठीक है, CSH। तो ये बहुत हार्ड है, ये स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है ना सीमेंट की वो यही है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। एक बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH भी बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब CH जो है ये एक तरह से क्या है कि ये वीक मटेरियल है जो एज ए बाई प्रोडक्ट बना है। मतलब ये वीक मटेरियल है, ये प्लेट टाइप का बनता है। ठीक है, ऐसे मतलब वीक मटेरियल, मतलब कभी अगर गौर किया हो ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप का होता है, ये आराम से टूट जाता है, मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं इम्पार्ट करता, कि कोई स्ट्रेंथ नहीं देता ये। ठीक है, ये तो ये हमको चाहिए नहीं, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट बनेगा, ये चाहिए तो नहीं लेकिन बाई प्रोडक्ट बनेगा और इसके साथ फिर कुछ हीट निकलेगी। तो जब C3H के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो CSH कितना बना है, 20% ऑफ सॉलिड पेस्ट CH बनेगा। ठीक है, जिसका कोई नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ, CH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इन कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जो होता है वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। अब C2S को जब यही रिएक्शन सेम C2S कर देंगे, यहाँ पे 2S कर देंगे तो भी यही बनेगा सेम। लेकिन CH जो बनेगा, अभी तो 20% बना ना ये 20% नहीं बनेगा, ये कम बनेगा, ये 10% ही बनेगा। ठीक है, 10% बनेगा, मतलब
इसका मतलब है कि 10% बनेगा, मतलब कि जो CS जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके वो हमको नहीं चाहिए, वो बाई प्रोडक्ट है। तो वो जितना कम बने अपने लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो इफ्लोरेंसेंस करता है। इफ्लोरेंसेंस मतलब बाहर जो बुरादा जो चूना चूना सा लगा होता है, कई बार दीवारों पे पानी के बाद में बाहर सफ़ेद सफ़ेद सा लगा होता है, वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो ख़राब भी है और वो स्ट्रेंथ भी कम कर देता है। तो वो जो जिसमें C2S ज़्यादा होगा, C2S ज़्यादा होगा, उसमें वो कम बनेगा, मतलब C2S बेटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब बनाएं तो हम कम C3S यूज़ करें और ज़्यादा C2S यूज़ करें, मतलब एक ऐसा सीमेंट जिसमें C3S का परसेंटेज कम हो, C2S का परसेंटेज ज़्यादा हो, तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब पानी में जो सबमर्ज स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो चीज़ें जो है पानी में सबमर्ज, या मतलब कोई भी जो पानी के टच में रहे वो स्ट्रक्चर, क्योंकि पानी में टच होने के बाद में ये जब टच में रहेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगी, और हम देखते हैं वो पानी की वजह से ही वो इफ्लोरेंसेंस आता है उसके ऊपर। मतलब जो चीज़ें कई कई समझ नहीं होती हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सफ़ेद सफ़ेद चूना है इफ्लोरेंसेंस का मतलब, तो वो एक बार नेट पे जाके सर्च करोगे इफ्लोरेंसेंस 10 इमेज दिखाएगा, वहाँ से भी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, समझना है चीज़ों को। रट्टा मारोगे याद नहीं होगा। अब जैसे ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है उसमें बोल देंगे, स्टेटमेंट डाल देंगे कि लेस C3S यूज करे कि लेस C2S यूज करे। अब मैंने इसका रीज़न बता दिया कि C3S लेस क्यों यूज़ करना है, क्योंकि C3S जो होता है उसमें ज़्यादा C4 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हमें तो वो चाहिए नहीं। C2S में कम बनता है, 10% ही बनता है, तो हम ऐसा सीमेंट यूज़ करेंगे जिसमें लेस सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। ओके, अब हम यूज करते हैं हाइड्रेशन ऑफ C3A। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है, कंपाउंड जो है उनका हाइड्रेशन देखें। C3A में जिप्सम मिलाया, वाटर मिलाया, एक मटेरियल बना इट्रिंजेंट। अभी इट्रिंजेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है कि जैसे कोई एक एग्रीगेट है सीमेंट में, कंक्रीट में क्या होता है, ये एग्रीगेट होता है, सीमेंट पेस्ट होता है साइड में, ये सीमेंट पेस्ट इसके ऊपर चिपक जाता है, दूसरे एग्रीगेट को भी चिपका लेता है, बीच में ऐसे बनाता है, ठीक है। अब ये सीमेंट पेस्ट को भी हम थोड़ा डेप्थ में देखें तो ये मतलब थोड़ा ज़्यादा गहराई की बात है, बट समझने की कोशिश करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि ऐसे लेयर्स में होता है, तो वेल अरेंज लेयर होती है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो जाता है, ऐसे अरेंज है ये, ठीक है, मान लो ये ऐसे अरेंज है, सीमेंट के जो अंदर की वो है ऐसे अरेंज है, लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे अरेंज करूँ, अगर इतने ही पिन है, ये मानो पिन की एनालॉजी ले लो, ठीक है, ऐसे अरेंज करो तो ये सेम पिन ही ज़्यादा एरिया, अभी ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। मतलब ये इट्रिंजेंट जो है वो एक नीडल फॉर्म में बना देता है सीमेंट पेस्ट को, जिससे क्या होता है कि सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, रियल 10 to 20% उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करके वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो बाद में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब हमारा कॉलम साइज ये था, अब धीरे धीरे पता चला रिएक्शन कर करके वो केमिकल रिएक्शन कर करके ऐसे करके टूटने लग जाएगा, ठीक है, तो वो गंदा लगेगा, ऐसे झड़ने लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। C3A फिर इट्रिंजेंट से फिर वाटर रिएक्शन करेगा, मोनोसल्फोनेट, ये भी एक, तो मोनोसल्फो एल्यूमिनेट, ये मोनोसल्फो एल्यूमिनेट क्या होता है, ये पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे पाउडर बनने लग जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद, वो होता है मोनोसल्फो एल्यूमिनेट। ज़्यादातर ये सीवर जो होता है ना, सीवर पाइपलाइन जो बनाते हैं उसमें ये ज़्यादातर दिखता है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट H2S गैस निकलती है, तो अगर ऐसी H2S गैस निकलती है, सीवर का पाइप मान लो, अब सीवर से हमको पता है H2S गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, इसमें अंडे के जैसी बदबू आती है, सड़े हुए अंडे जैसी, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, वाटर भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, और हमने और थोड़ा सा अपनी तरफ से एक गलती और की कि हमने क्या किया, ऐसा सीमेंट यूज़ किया जो जिसमें C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा है का प्रोपोर्शन, मतलब वैसे तो इसका प्रोपोर्शन 16% होता है, हमने बोला कि हमको ऐसा सीमेंट चाहिए जिसमें एल्यूमिना डाले जाओ और 50% एल्यूमिना कर दो, बना दिया हमने। उस सीमेंट को यूज़ किया सीधा सीवर का पाइपलाइन बनाने में, सीवर का पाइपलाइन बनाया, थोड़े दिन बाद पता चला सीवर का पाइपलाइन से मिट्टी की तरह
सीमेंट जड़ जड़ के निकल रहा है। फिर पूछेंगे भाई क्या हुआ, हुआ क्या, ये हुआ कि C3 ये है, जिप्सम है, वाटर है, इट्रिंजेंट फॉर्म हुआ, इट्रिंजेंट से फिर क्या हुआ, उसके साथ फिर वाटर रिएक्ट की और वो H2S गैस पहले ही थी, तो उसने और क्या बना लिया, मोनो सल्फो एल्यूमिनेट, जो एक पाउडरी फॉर्म में होता है। तो ठीक है, ये समझ में आया। ओके। ना C4A क्या है, इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये इतना हीट इम्पार्ट, मतलब इतना स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता नहीं है। ऑल द कंपाउंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। और अगर कुछ लार्ज सीमेंट ग्रेन होते हैं वो कभी हाइड्रेट नहीं होते, ठीक है, लार्ज ग्रेन जो हो जाते हैं वो बच जाते हैं उसमें। अब ये चीज़ देखना, हीट इवोल्यूशन, हीट इवोल्यूशन कैसे होता है डिफरेंट कंपाउंड। C3S जिसमें है तो उसका हीट इवोल्यूशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो 502। ये नंबर जो है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा पता चले, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने ये जो लिखा है इससे है कि हीट इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा C3A में, सबसे ज़्यादा C3A में, फिर C3S में, उसके बाद C4AF में, फिर C2S में। तो ये ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर पक्का देख लेना है, ठीक है। अब ये मतलब देखना होगा, ऐसे रट्टा मारने से तो ये नहीं होगा, मतलब रट्टा मारोगे कि क्या, मतलब भूल जाएगा रट्टा मार के। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैंने क्या क्या बताया था। हीट ऑफ इवोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ऑफ इवोल्यूशन ज़्यादा होगा तो मतलब जल्दी सेट होगा, ठीक है, जल्दी सेट होगा। और क्विक सेट की प्रॉब्लम हम क्या देख रहे थे, फास्ट सेट की प्रॉब्लम किस में आ रही है, C3A में। तो मतलब क्यों आ रही है इसमें फास्ट है, मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होगा, ठीक है, इसका हीट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तभी तो ये अपने आप पता चल जाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम पता है हमको कि यार क्विक सेट की, मतलब फास्ट सेट की प्रॉब्लम उसमें है कि जल्दी से सेट हो जाता है C3A, जिसके लिए अब जिप्सम भी मिलाते हैं। तो ये जब लॉजिक कनेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि इजी रहेगा याद करने के लिए। फिर C3S जो है, उसमें भी हमने देखा कि C2S जो है उसके कंपेयर में तो C3S जो होता है वो जल्दी सेट होता है, तभी तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये अर्ली स्ट्रेंथ का। तो ये ऑर्डर फिर उससे बना सकते हैं, मतलब C2S बाद में आएगा, C3S आएगा पहले, और ये C4AF से पहले आएगा। तो ये ऑर्डर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। 50% स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है 1 to 3 डेज में, 75% 7 डेज में मिल जाएगी, और 6 महीने में हमको 91% स्ट्रेंथ मिल जाती है। एडिशनल कुछ पॉइंट है इसके जो हमको देखने हैं, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि मोर फाइन सीमेंट सेट रैपिडली बट इट कैन बी डिटोरिएट, ठीक है। अगर जितना फाइन सीमेंट हम लेंगे ना, जितना पीस देंगे सीमेंट को, उतना जल्दी हीट ऑफ, मतलब उतना फास्ट उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा और उतना ही जल्दी वो सेट होगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि वो जल्दी ही उसका डिटोरिएशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो जल्दी से छूटने लग जाएगी परतों के रूप में। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फुल्ली हाइड्रेशन इज 0.23, मतलब ये जो C3S है, C2S है, इन सब का हाइड्रेशन, मैंने बोला कि हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो इनको मिलाएंगे तो सबको कुछ, जैसे C3S है, C2S है, इन सबको दोनों को ही मेजरली यही होते हैं सीमेंट में ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इनको देखें तो C3S को कितना पानी चाहिए होता है, 0.24, एक को चाहिए होता है 0.22, तो मतलब 0.3 एवरेज वेट ऑफ सीमेंट पानी हमको चाहिए अगर फुल्ली हाइड्रेशन करवाना है तो। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रेशन ही करवाना है, उसके बाद कुछ पोर्स भी होंगे, सीमेंट डालते तो उसमें कुछ वॉइड्स भी हैं, उन वॉइड्स को फिल करने के लिए 0.15% 0.15 ओनली, 15%, और 0.23 ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। ये याद रखना, एग्जाम वाला इतना भी घुमा देता है कई बार कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फुल्ली हाइड्रेशन इज 0.23 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, नहीं। जब भी बात करेंगे पानी, हमेशा वेट में, वेट ऑफ सीमेंट, 0.152 ऑफ वेट ऑफ सीमेंट टू फिल द जेल पोर। सो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है वो कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, दोनों का ऐड कर देंगे 0.38। सीधा क्वेश्चन आता है कि मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो सकता है, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.3%, पर वो घुमाएगा कि फुल्ली हाइड्रेशन इज
के लिए कितना चाहिए, तब भी हम 0.38 पर टिक कर देते हैं, नहीं, सिर्फ फुल्ली हाइड्रेशन के लिए 0.23, ठीक है, और उसके बाद 0.15 JL4 के लिए, और तब होना चाहिए मिनिमम 0.38। ओके। अब प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है सीमेंट का, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।